नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आलोचना विधा भाग 4 में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना एवं उनके आलोचकों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। बात करें मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना की, तो हिंदी का प्रथम जो मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। कैसे दिमाग में बैठा है? तो देखिए, मार्क्स जिसे आप कहते हैं अंक, कौन? बोले शिव ने दान में दे दिया। बस शिव ने क्या किया? सबसे पहले जो मार्क्स है, मार्क्स को दान में दे दिया। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, सन 1937 में। इस शीर्षक से इन्होंने निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। कहने का आशय यही है कि प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन? शिवदान सिंह चौहान है। कौन सी कृति है? तो कृति है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? बोले भारत में प्रगतिशील, है ना, साहित्य की आवश्यकता। और देखिए, हर व्यक्ति जानता है ना कि सबको किसकी आवश्यकता होती है? मार्क्स की आवश्यकता होती है। और मार्क्स की तो पहले क्या, पहले तो मार्क्स की आवश्यकता होती है ना। और किसकी? बोले शिव ने दान में मार्क्स दिया। क्यों? क्योंकि मार्क्स की आवश्यकता थी। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि शिवदान सिंह चौहान प्रथम मार्क्सवादी आलोचक है और भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 में इनके द्वारा लिखा गया निबंध है, जिसे मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। कब? 1937 में। ठीक है ना। 3 एक साथ 1937 में। ठीक है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक और उनके द्वारा की गई या लिखी गई जो आलोचना है, उसे हम लोग अब आगे देखेंगे। जिनमें सबसे पहले आलोचक है प्रकाश चंद्र गुप्त जी, और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है नया हिंदी साहित्य 1941 में, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टिकोण 1955 में, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 में और साहित्य धारा 1955 में। अब इन सभी आलोचना को कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए? तो देखिए मित्रों, एक यहाँ पे क्लू बना लीजिए कि प्रकाश, है ना, प्रकाश और गुप्त हम लोग लेंगे ट्रिक में। प्रकाश, बोले प्रकाश क्या हुआ? बोले सर नया हिंदी साहित्य में गुप्त हो गया। बोले प्रकाश कहाँ गुप्त हुआ? बोले कि नया हिंदी साहित्य में गुप्त हो गया। दूसरा क्या? बोले आधुनिक हिंदी साहित्य की एक दृष्टि में प्रकाश गुप्त हो गया। यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि प्रकाश गुप्त हो गया, यानी कि प्रकाश गुप्त का है। आगे हिंदी साहित्य जनवादी परंपरा में प्रकाश गुप्त हो गया और साहित्य की धारा, साहित्य की धारा खूब बह रही थी और साहित्य धारा में क्या हुआ? प्रकाश जब आया तो प्रकाश गुप्त हो गया। कहने का आशय ये है कि प्रकाश चंद्र गुप्त ने कौन? बोले 4 आलोचना लिखी। कौन? नया हिंदी साहित्य धारा, नया हिंदी साहित्य में प्रकाश गुप्त हुआ, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि में प्रकाश गुप्त हो गया, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा में प्रकाश गुप्त हो गया, और जहाँ पर साहित्य की धारा बह रही थी उसमें भी प्रकाश गुप्त हो गया। ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश ने किसके? बोले नया हिंदी साहित्य की आलोचना कर दी। दूसरा, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि की, आधुनिक हिंदी साहित्य की एक दृष्टि में आलोचना कर दी। किसने? प्रकाश ने। और हिंदी साहित्य जनवादी परंपरा की आलोचना प्रकाश ने कर दी और साहित्य की धारा की आलोचना प्रकाश ने कर दी। प्रकाश का मतलब प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखी गई ये सभी आलोचनाएं हैं। ठीक है ना। अगले आलोचक हैं शमशेर बहादुर सिंह और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है दोआब 1948 में, कुछ गद्य रचनाएं 1988 में, कुछ और गद्य रचनाएं 1989 में। सबको कैसे ट्रिक में समेटा जाए? तो यहाँ से ले लीजिएगा शमशेर। अब शमशेर क्या करता है? शमशेर बोले दो आब क्या करता है? दो क्या? शमशेर दो, कुछ गद्य। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि शमशेर दे दो, यानी कि शमशेर दो से हो गया दो, आब माने अब दो। क्या दो? बोले कुछ गद्य रचनाएं दो, कुछ और गद्य रचनाएं दो। ठीक है ना। कोई व्यक्ति है, आप दिमाग में रख लीजिएगा आलोचना की, है ना, उसने कहा भाई शमशेर क्या करो? दो अब क्या दो? बोला भाई कुछ गद्य रचनाएं दो, कुछ और गद्य रचनाएं दो। किससे कह रहे हैं? शमशेर से कह रहे हैं। यानी कि शमशेर सिंह द्वारा लिखी गई जो आलोचना है दो आप
कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि शमशेर दो अब क्या कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है। ठीक है, आगे है रामविलास शर्मा जी और उनके द्वारा लिखी गई ढेर सारी आलोचना कृतियां हैं और प्राय परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। तो रामविलास शर्मा की जो पहली आलोचना है प्रेमचंद 1941 में, दूसरा है भारतेंदु 1943 में, तीसरा है निराला 1946 में, चौथा है प्रगति और परंपरा 1949 में, पांचवा है साहित्य और संस्कृत 1949 में, छठा है प्रेमचंद और उनका युग 1952 में, और सातवां है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आठवां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में, भाषा और साहित्य 1961 में, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 में, निराला की साहित्य साधना जिसके 3 भाग हैं 1969, दूसरा 72 और तीसरा 76, और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है निराला की साहित्य साधना। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में, हिंदी जाति का साहित्य 1986 में, और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास वर्ष 2001 में। अब इन सबको एक ट्रिक में कैसे समेटा जाए, बड़ा कठिन काम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ले लीजिए रामविलास। अब रामविलास क्या करते हैं, बोले भैया रामविलास प्रेमचंद की आलोचना करते हैं, और एक दो नहीं 41 आलोचना। किसकी? प्रेमचंद की। हो सकता है प्रेम से कुछ अनबन रही हो, तो दिमाग में क्लू बनाइएगा कि प्रेम से इनकी अनमति थी, तो उन्होंने प्रेमचंद की 41 आलोचना कर दी। भारतेंदु युग से इनको चिढ़ थी तो इन्होंने भारतेंदु युग की 43 आलोचना कर दी। आगे निराला जी से भी इनकी कुछ पटती नहीं थी, तो 4-6 आलोचना इन्होंने जाते जाते निराला जी की भी कर दिया। किसने? बोले रामविलास शर्मा जी ने। प्रगति और परंपरा की 49 आलोचना किसने किया? बोले रामविलास शर्मा ने किया। साहित्य और संस्कृत की भी 49 आलोचना इन्होंने किया। प्रेमचंद और उनके आलोचक की 52 आलोचना किया। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद से इनकी बनती नहीं थी। बस एक क्लू है ना। आगे है प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं। तो प्रगतिशील जो साहित्य है उसकी समस्या को देख करके इन्होंने आलोचना किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी नहीं छोड़ा, और हिंदी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना की खूब की आलोचना इन्होंने बचपन से ही करते थे, बचपन से ही करते थे। भाषा और समाज की खूब आलोचना की, और 61 आलोचनाएं कर डाली। किसने की? रामविलास शर्मा ने। आगे कहते हैं कि साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन की 68 आलोचना किया। निराला की साहित्य साधना की आलोचना इन्होंने 3 भागों में किया, 69, 72 और 76। ये कई बार पूछा गया है। निराला की साहित्य साधना कौन? बोले रामविलास क्या करते हैं? निराला की साहित्य साधना की आलोचना करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य के विकास परंपरा की आलोचना करते हैं रामविलास जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की साथ आलोचना करते हैं कौन? रामविलास जी। और आगे देखेंगे नई कविता और अस्तित्ववाद की आलोचना कौन? बोले रामविलास शर्मा करते हैं। और हिंदी जाति के साहित्य की 86 आलोचना किसने? बोले रामविलास शर्मा ने किया। और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास की आलोचना किसने किया? बोले रामविलास शर्मा ने किया। तो रामविलास शर्मा जी की निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 भागों में है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसे आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। ठीक, अब आगे है मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में, नए साहित्य का सौंदर्य साथ 1971 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो यहाँ से क्लू निकालिएगा। मुक्तिबोध को कर लीजिएगा मुक्त का बोध। कौन? बोले कामायनी का एक पुनर्विचार हो रहा है, या कामायनी एक पुनर्विचार में क्या चाह रही है? बोले मुक्त का बोध चाह रही है। तो कामायनी का पुनर्विचार है मुक्तिबोध, यानी मुक्त चाहती है। दूसरा है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। तो नई कविता आत्मसंघर्ष कर रही किससे? बोले मुक्ति के बोध के लिए। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या चाह रहा है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति का बोध चाह रहा है। अर्थात ये सब मुक्ति चाह रहे हैं, और मुक्ति चाहने का मतलब हो गया कि ये सब मुक्ति बोध के द्वारा लिखे गए आलोचना है। कौन? बोले कामायनी एक विचार कर रही है मुक्ति के लिए, नई कविता का आत्मसंघर्ष हो रहा है मुक्ति के लिए, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या चाह रहा है? मुक्ति चाह रहा है, मुक्ति का बोध चाह रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। आगे है शिवदान सिंह चौहान जी,
वही शिवदान सिंह चौहान जी जो मार्क्सवादी प्रथम आलोचक हैं। अब इनका आलोचना है प्रगतिवाद 1964 में, साहित्य की परख 1946 में, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में, साहित्य अनुसूलन 1955 में, आलोचना के मान 1958 में और साहित्य की समस्याएं 1958 में, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 1999 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए, तो यहाँ से क्लू बनाइए कि शिवदान। अब शिवदान क्या करते हैं, बताए कि शिवदान तो प्रगतिवाद। शिवदान ने क्या किया, दान दिया। शिवदान ने क्या किया, शिव ने दान दे दिया प्रगतिवाद को। शिव ने क्या किया, दान दिया, बोले प्रगतिवाद को। और क्या किया, साहित्य की परख का दान कर दिया। शिव ने क्या किया, साहित्य की परख का दान दिया। और क्या किया, बता रहे हैं हिंदी के 80 वर्ष को शिव ने दान में दे दिया। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष का दान किसने, बोले शिव ने दान में दे दिया। आगे साहित्य का अनुसूलन किसने, बोले शिव ने दान में दे दिया। और आलोचना का मान शिव ने दान में दे दिया। और साहित्य की जितनी समस्याएं थे सभी समस्याओं को शिव ने क्या किया, शिव ने दान में दे दिया। और साहित्य के जो परिप्रेक्ष्य को सही कर किए किसने किया, शिवदान ने किया। तो कहने का आशय है, आप दिमाग में बना लीजिएगा कि शिवदान ने क्या किया, प्रगतिवाद की आलोचना किया। शिवदान ने क्या, साहित्य के परख की आलोचना किया। शिवदान ने क्या किया, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष की आलोचना किया। शिवदान ने क्या किया, साहित्य अनुसूलन की आलोचना किया। शिवदान ने क्या किया, आलोचना के मान की आलोचना किया और साहित्य की समस्याओं की आलोचना किया। और परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए शिवदान ने आलोचना किया। तो बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। अगले जो आलोचक हैं नेमचंद्र जैन जी, उनके द्वारा लिखा गया आलोचना है अधूरे साक्षात्कार 1966 में, रंग दर्शन 1967 में, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968 में, जनतांत्रिक 1981 में, भारतीय नाट्य परंपरा 1989 में, दृश्य आदृश्य 1993 में, रंग परंपरा 1996 में, रंग कर्म की भाषा 1996 में और तीसरा पाठ 1998 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो नेम को हम लोग बना लेते हैं नेम, जिसे आप कहते हैं नाम, ठीक है ना। देखिए भाई, अगर आप साक्षात्कार दे रहे हैं और अपना नेम नहीं बताएंगे तो बिना नेम के जो साक्षात्कार है अधूरा साक्षात्कार होता है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि बिना नेम अधूरे साक्षात्कार होंगे, है ना। अब बिना नेम के क्या होगा, रंग दर्शन बेकार है। अगर आपका कोई नाम ही नहीं जान रहा है तो कितना भी रंग दर्शन करिए लेकिन वो बेकार है। तो बिना नेम के रंग दर्शन बड़ा बेकार है और उस रंग दर्शन की आलोचना ही होगी, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि बदलते परिप्रेक्ष्य, अगर बदलते परिप्रेक्ष्य में आपने अपना नेम नहीं कमाया, नाम नहीं किया तो आप बेकार हैं। तो बदलते परिप्रेक्ष्य में नेम की बड़ी महत्व है, नाम का बड़ा महत्व है, ठीक है ना। और जनांतिक की बात करें तो जनांतिक में भैया नाम बहुत जरूरी है। नेम मतलब नेमचंद जैन का है, ठीक है ना। और बता रहे हैं कि भारतीय नाट्य परंपरा में, देखिए भारतीय नाट्य परंपरा में क्या रहा है, बोले सर भारतीय नाट्य परंपरा में तो नेम ही रहा है, नाम का ही महत्व है। आप देख रहे हैं ना कि फिल्मी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, है ना, और आप राजनीति की दुनिया में, तो बिल्कुल नाम का ही एक परंपरा चल रहा है। तो भारतीय नाट्य परंपरा में नेम का चल रहा है। अगर एक व्यक्ति ने नाम कमा लिया ना तो उसके साथ दूसरा भी नाम आसानी से कमा लेता है उनकी आने वाली पीढ़ी, ठीक है ना। नेम, दृश्य और आदृश्य, है ना, किसी भी व्यक्ति के पीछे दृश्य और आदृश्य रूप से देखा जाए तो नेम का बड़ा महत्व होता है। नेम मतलब नाम का, दृश्य आदृश्य, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और रंग परंपरा में बताइए भैया, रंग परंपरा में भी नाम का बहुत महत्व है ना। और रंग कर्म की भाषा, बिल्कुल नाम से क्या होता है, रंग जो है, रंग कर्म की भाषा नाम से क्या करती है, कह रहे ना, रंग के कर्म से भाषा क्या करती है, नाम कराती नेम कराती है। और तीसरा पाठ क्या है, बिल्कुल नेम का है ना। तीसरे पाठ का क्या नाम है, बस दिमाग में से रख लीजिएगा। तो क्या आपने देखा कि अधूरे साक्षात्कार बिना नेम के होंगे, रंग दर्शन बिना नेम के बेकार है, बदलते परिप्रेक्ष्य में नेम कमाओ, नाम कमाओ, जनांतिक तो नाम वाला होना चाहिए, नेम होना चाहिए। भारतीय नाट्य परंपरा बिल्कुल नेम से चल रही है, रंग परंपरा बिल्कुल नेम से चल रही है, रंग कर्म की भाषा नेम से ही है, दृश्य आदृश्य जो कुछ भी है उसमें नेम की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरे पाठ का क्या नाम है, क्या नेम है, बस ऐसे पूछा जा रहा है। तो इसे दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा। 2-3-4 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि आलोचना इतनी आसान नहीं होती है कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, ठीक है ना। चले बात करें हम लोग अमृत राय की,
तो इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है नई समीक्षा 1943 में, सहचिंतन 1967 में, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 में, विचारधारा और साहित्य 1948 में। कैसे इन्हें दिमाग में बैठाया जाए? तो यहाँ से लीजिए अमृत क्या है? बोले सर नई समीक्षा बिल्कुल अमृत है। किसी व्यक्ति की आप नई समीक्षा कर दें, अलग ढंग से कर दें तो बिल्कुल वो अमृत है। दूसरा है सहचिंतन। सहचिंतन किसी के साथ आप साथ साथ चिंतन करिए, साथ साथ चिंतन करिए तो सहचिंतन जो होता है बिल्कुल अमृत जैसा होता है, अमृत होता है। ठीक है ना? आप जैसा सोचें, आप जैसा चिंतन करें, वैसा कोई और आप चिंतन करें तो बिल्कुल अमृत जैसा है। और आधुनिक भावबोध की संज्ञा, बिल्कुल आधुनिक भावबोध, अगर आपका भावबोध किसी के साथ बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाए, आधुनिक तरीके से हो जाए तो वो अमृत है। विचार और साहित्य में अमृत होना चाहिए, विचारधारा और साहित्य में अमृत होना चाहिए। तो विचारधारा और साहित्य अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। बस क्या क्लू आपने निकाला? सर नई समीक्षा अमृत जैसी होगी, सर साथ सहचिंतन अमृत जैसा होगा, आधुनिक भावबोध की संज्ञा अमृत जैसे होगी, और क्या कह रहे हैं, विचारधारा और साहित्य बिल्कुल अमृत जैसा होना चाहिए। ऐसा दिमाग में रखेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं रांगे राघव जी की। इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है आधुनिक हिंदी कविता के विषय और शैली 1962 में। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961 में। तीसरा है काव्य कला और शास्त्र 1955 में। और चौथा है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 में। आगे पांचवा आप देख रहे हैं समीक्षा और आदर्श 1955 में, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955 में, काव्य के मूल विवेच्य। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए? तो यहाँ से क्लू लीजिए कि राघव, रांगे राघव को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो केवल यहाँ से राघव लेते हैं। क्या आपने लिया? राघव। अब राघव जी क्या कर रहे हैं? बोले भैया राघव ही ऐसे हैं जो आधुनिक हिंदी कविता और कविता में विषय और शैली की आलोचना कौन कर सकता है? कह रहे आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली की आलोचना केवल और केवल राघव कर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी विषय में प्रेम और श्रृंगार बिल्कुल राघव से ही मिलता है। तो आधुनिक हिंदी कविता में दो चीज़ें मिली, एक तो विषय और शैली राघव, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार राघव। और आगे बता रहे हैं कि काव्य कला और शास्त्र राघव जी कर सकते हैं, और प्रगतिशील साहित्य के मानदंड का निर्धारण कौन कर सकता है? राघव कर सकते हैं। समीक्षा और आदर्श अगर आपको देखना है तो राघव से देखिए, काव्य में यथार्थ और प्रगति अगर देखनी है तो राघव जी से लीजिए, और काव्य में मूल विवेच्य की बात राघव ही कर सकते हैं। बस इन सभी जो आलोचनाएं हैं उसके साथ राघव जी को लगा दीजिएगा और आसानी से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना? आगे है नामवर सिंह जी, और इनके द्वारा लिखी गई आलोचनाएं हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 में, छायावाद 1955 में, इतिहास और आलोचना 1957 में, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 में, कहानी नई कहानी 1965 में, और कविता के नए प्रतिमान 1968 में, दूसरी परंपरा की खोज 1982 में, वाद विवाद संवाद 1989 में, और आलोचक के मुख से 2005 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए? तो यहाँ से ले लीजिएगा नामवर माने नाम वाला। कौन? बोले सर नामवर व्यक्ति, यानी कि नाम वाला व्यक्ति क्या होता है? बोले सर नाम वाला व्यक्ति जो होगा वो हिंदी के विकास और विकास में अपभ्रंश का योग देता है ना? अपभ्रंश 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 कौन? अपभ्रंश का योग कौन देगा? जो नाम वाला व्यक्ति होगा वही हिंदी विकास में अपभ्रंश का योग देगा। दूसरा क्या है? छायावाद होता है। जो नाम वाला व्यक्ति होता है वो बिल्कुल किसी भी वाद में चला जाए वो छाया रहता है। अब आप कह भी सकते हैं कि छायावाद में कौन है? बोले सर छायावाद में तो सब नाम वाले हैं, नामवर लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो नामवर लोग हैं, प्रसाद पंत निराला वर्मा जी सब नामवर हैं, है ना? यानी कि छायावाद में कौन है? बोले सर नामवर लोग हैं, नामवर लोग हैं। एक ट्रिक है, ठीक है ना? वास्तविकता से का कोई संबंध नहीं भैया, ठीक है ना? आगे इतिहास और आलोचना कौन? बोले इतिहास और आलोचना में तो नामवर लोग छाए हुए हैं, ठीक है ना? नामवर लोग छाए हुए हैं। और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, बिल्कुल आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ तो भैया नामवर लोगों की होती हैं, है ना? किसकी प्रवृत्तियाँ पढ़ी जाएंगी, किसकी प्रवृत्तियाँ जानी जाएंगी आधुनिक साहित्य में? तो नामवर लोगों की, ठीक है ना? और कह रहे हैं कहानी नई कहानी किसकी? बोले सर कहानी और नई कहानी तो नामवर लोगों की होगी, ठीक है ना? यानी कि जो नामवर लोग हैं
अब आगे देखिए, एक रचना है कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान की बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है कविता के नए प्रतिमान। इसे कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो कविता के नए प्रतिमान बोले नामवर लोगों की कविता के नए प्रतिमान है, ठीक है ना। और अगर इसी के आगे लग जाए नई कविता के प्रतिमान, तो नई कविता के प्रतिमान सीधे लक्ष्मीकांत वर्मा जी की हो जाएगी। तो कविता के प्रतिमान नामवर का है, नई कविता के प्रतिमान किसके हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं। और अगर आ जाए गद्य के प्रतिमान, तो गद्य के प्रतिमान जो है विश्वनाथ के हैं। तो ध्यान में रखिएगा, 3 रचनाएं आपको मिलती जुलती मिलेंगी। कविता के नए प्रतिमान, तो कविता एक नाम है, जोड़ लीजिएगा, कविता नाम है तो नाम हो जाएगा। अब अगर नई कविता आ जाए तो नई, देखे होंगे ना, नई कविता एक लक्ष्मी का रूप होती है, तो बस लक्ष्मीकांत वर्मा की हो जाएगी। और गद्य का नया प्रतिमान, तो गद्य का नया प्रतिमान पूरा विश्व जानता है, विश्वनाथ जी का है। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, आगे भी आपको देखने को हो सकता है मिले, ठीक है ना। आगे दूसरी परंपरा की खोज। अब देखिए, दूसरी परंपरा की खोज कौन कर सकता है? बोले जो नामवर लोग हैं सर, वही दूसरी परंपरा की खोज कर सकते हैं। वाद विवाद संवाद, तो वाद विवाद संवाद तो नामवर लोग ही कर सकते हैं। हम जैसे लोग वाद विवाद संवाद करेंगे तो कोई मानेगा ही नहीं, बवाल हो जाएगा, हमारी आपकी बात को कोई मानता ही नहीं है, ठीक है ना। आलोचक के मुख से, किसका? बोले आलोचक के मुख से नामवर का नाम नहीं निकलेगा, नामवर का नाम नहीं निकलना चाहिए। तो कहने का आशा है कि नामवर सिंह को हम लोग नामवर कहते हैं, कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर देते हैं। छायावाद में सभी नामवर हैं। इतिहास और आलोचना में नामवर लोग छाए हुए हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर लोगों की हैं, और कहते हैं कहानी और नई कहानी तो नामवर लोगों की होती हैं। कविता के नए प्रतिमान नामवर लोगों के हैं। दूसरे परंपरा की खोज नामवर लोग कर सकते हैं। वाद विवाद संवाद नामवर लोग करते हैं। आलोचक के मुख से नामवर लोगों का नाम निकलता है, या आलोचक के मुख से नामवर लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। जैसे भी दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। अगले जो आलोचक हैं विशंबर नाथ उपाध्याय जी, और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन 1955 में, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि 1957 में, निराला की साहित्य साधना 1958 में, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960 में, कबीरदास 1961 में, समकालीन सिद्धांत और साहित्य 1973 में, समकालीन कविता की भूमिका 1973 में, उजले और उबलते प्रश्न 1976 में, स्वतंत्र कथा साहित्य 1978 में, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन 1980 में, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन 1986 में, समकालीन मार्क्सवाद 1987 में, सिद्ध सरहपा 2004 में, और भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास 2005 में। अब इन सबको दिमाग में कैसे रखा जाए कि ढेर सारी आलोचना है ना। देखिए, यहाँ से ले लीजिए विशंबर। अब विशंबर क्या कर रहे हैं? बोले सर पंत का नूतन काव्य और दर्शन की आलोचना कर रहे हैं, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि की आलोचना विशंबर कर रहे हैं, निराला की साहित्य साधना की आलोचना विशंबर जी ने किया, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा कौन कर रहे हैं? बोले सर विशंबर जी कर रहे हैं, कबीरदास की आलोचना विशंबर जी कर रहे हैं, समकालीन सिद्धांत और साहित्य की आलोचना विशंबर जी कर रहे हैं, समकालीन कविता की भूमिका की आलोचना विशंबर जी कर रहे हैं, और उजले और उबलते प्रश्न कौन? बोले विशंबर जी पूछ रहे हैं, स्वतंत्र कथा साहित्य की आलोचना विशंबर जी कर रहे हैं, और भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन विशंबर जी कर रहे हैं, है ना। आगे है मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, कौन? बोले विशंबर नाथ कर सकते हैं, और समकालीन मार्क्सवाद की आलोचना विशंबर नाथ कर सकते हैं, सिद्ध सरहपा पे आलोचना कौन कर सकता है? विशंबर नाथ उपाध्याय जी कर सकते हैं, और भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास पर आलोचना अगर कोई कर सकता है तो कौन है? विशंबर नाथ उपाध्याय है। ऐसे दिमाग में रखिएगा, है ना, याद करने में आपको आसानी होगी। अगले जो आलोचक हैं रमेश कुंतल मेघ जी, और उनकी पहली आलोचना है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस्य सौंदर्य सामाजिक भूमिका 1962 में, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण 1969 में, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध 1968 में, तुलसीदास आधुनिक वातायन से 1973 में, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाष की क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन 1975 में, क्योंकि समय एक शब्द है 1975 में, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977 में, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, है ना, प्रासनिक 1980 में, और कामायनी एक नई किताब। अब ये सब जो आलोचना कैसे दिमाग में
रखे जाएं तो यहाँ से आप ले लीजिएगा कुंतल, और कुंतल का मतलब ही होता है रमेश कुंतल मेघ। अब कुंतल भर क्या है? बोले मिथक और स्वप्न क्या है? बोले कुंतल भर है, कुंतल भर है। और क्या है बताए? आधुनिक बोध और आधुनिकरण की उल्टी सीधी बातें जो है 69 कुंतल की जा रही है, कुंतल भर की जा रही है। बोले आधुनिकता बोध कब होगा? जब कुंतल भर होगा। कोई चीज़ कुंतल भर होगा तो आधुनिक बोध होगा और आधुनिकीकरण होगा, ठीक है ना। मध्यकालीन रस और दर्शन कौन? बोले सर कुंतल भर चाहिए, मध्यकालीन रस का दर्शन कुंतल भर चाहिए। तुलसीदास आधुनिक वातायन से कुंतल भर, है ना। और कला शास्त्र की बात और मध्यकालीन भाष की क्रांतियाँ, तो मध्यकालीन भाष की क्रांतियाँ कितनी? बोले सर कुंतल भर लाइए। सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन कुंतल भर मत करिए, कुंतल भर करिए, क्योंकि समय एक शब्द है। बोले तो कुंतल भर दीजिए, कुंतल भर, क्योंकि समय एक शब्द है तो कुंतल भर। अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा कुंतल भर की, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक कुंतल भर, और कमायनी पर नई किताब लिखी गई, बोले कुंतल भर। कमायनी पर नई किताबें कुंतल भर भर के लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो कहने का आशय है थोड़ा सा कुंतल अगर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी आपको मिलेगी, क्योंकि कुंतल नाम का कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो मिथक और स्वप्न कुंतल भर होंगे, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण कुंतल भर हो गया, मध्यकालीन रस दर्शन कुंतल भर होगा, तुलसी के आधुनिक वातायन कुंतल भर होगा, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषी क्रांतियाँ कुंतल भर होंगे, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन कुंतल भर, क्योंकि समय एक शब्द है तो कुंतल भरिए, और अथा तो सौंदर्य जिज्ञासा कुंतल भर करिए, साक्षी है सौंदर्य के प्रासनिक कुंतल भर, और कमायनी पर नई किताब बोले कुंतल भर लिखी गई है, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रखिएगा, आशा है कि आपको आसानी से याद करने में सुविधा होगी, ठीक है ना। आगे है शिव कुमार मिश्र जी, और इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं जो आलोचना है। कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा 1954 में, बिंद्रावन लाल वर्मा उपन्यास और कला 1956 में, नया हिंदी काव्य 1962 में, आधुनिक कविता और युग दृष्टि 1966 में, प्रगतिवाद 1966 में, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास और सिद्धांत 1973 में, यथार्थवाद 1975 में, साहित्य और सामाजिक संदर्भ 1977 में, प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981 में, भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983 में, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1986 में, आलोचना के प्रगतिशील आयाम 1987 में। अब इन सबको दिमाग में कैसे बैठाया जाए, तो यहाँ से ले लीजिए शिव कुमार। बात करें शिव कुमार की, तो कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा की आलोचना किसने किया? बोले कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा की आलोचना शिव कुमार कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि बिंद्रावन लाल के उपन्यास और कला की आलोचना शिव कुमार कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि नया हिंदी काव्य कौन कर सकता है? नए हिंदी काव्य की आलोचना तो शिव कुमार कर सकते हैं। आधुनिक कविता और एक दृष्टि की आलोचना शिव कुमार कर सकते हैं। प्रगतिवाद की 66 आलोचना तो शिव कुमार कर सकते हैं। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की आलोचना शिव कुमार कर सकते हैं। साहित्य और सामाजिक संदर्भ की आलोचना शिव कुमार कर सकते हैं। और प्रेमचंद की विरासत के सवाल की आलोचना तो शिव कुमार कर सकते हैं। भक्ति काव्य और लोक जीवन की आलोचना केवल शिव कुमार मिश्र ही कर सकते हैं। और हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना बिल्कुल केवल और केवल शिव कुमार मिश्र कर सकते हैं। और आलोचना के प्रगतिशील आयाम की आलोचना केवल शिव कुमार मिश्र कर सकते हैं, ठीक है ना। अगले जो आलोचक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी, इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है हिंदी आलोचना 1970 में, लोकवादी तुलसीदास 1974 में, मीरा का काव्य 1979 में, देश के इस दौर में और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ जो कि केदारनाथ अग्रवाल के विषय में लिखा गया है। अब कैसे दिमाग में बैठा है, तो यहाँ से ले लीजिएगा विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है ना। और इनका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़े हैं तो आगे समय मिलेगा तो हम लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिमाग में क्या रखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का लिखिए हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना कौन? बोले सर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने किया हिंदी की आलोचना। आगे है लोकवादी तुलसी की आलोचना कौन किया? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने किया। मीरा का काव्य आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया। देश के इस दौर में आलोचना कौन किया? बोले सर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने किया। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा? बोले विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा। और पेड़ का हाथ जो कि केदारनाथ अग्रवाल के ऊपर है, किसने पेड़ का हाथ किसने? बोले विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है, ठीक है ना। अगले आलोचक हैं धनंजय वर्मा जी,
उनकी पहली आलोचना है आस्वाद के धरातल 1969 में, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन 1973 में, हस्तक्षेप 1975 में, आलोचना की जो रचना यात्रा 1978 में, आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय 1984 में, और आधुनिकता की बात करें तो आधुनिकता के प्रतिरूप 1986 में, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र 1998 में, और हिंदी कहानी का सफ़रनामा 2001 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो देखिए यहाँ से ले लीजिए धनंजय, धनंजय धन धनजय धन्य धन की जय होती है ना। कब बताए सर धन की जय कब? आस्वाद के धरातल पर किसकी जय होगी? बोले सर धन की जय होगी, धनंजय की जय होगी। निराला का काव्य मूल्यांकन कौन कर सकता है? धनंजय कर सकता है, धन की जय होगी, है ना। और हस्तक्षेप कौन कर सकता है? जो धनंजय है, धनंजय ही हस्तक्षेप कर सकता है, धन वाला, धन की जय करने वाला। आलोचना की यात्रा धनंजय कर सकते हैं क्योंकि उनके पास धन है। और आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय धनंजय लिख सकते हैं। और आधुनिकता के प्रतिरूप की बात कौन कर सकता है? धनंजय कर सकते हैं। और हिंदी कहानी का रचना शास्त्र धनंजय लिख सकते हैं। और हिंदी कहानी का सफ़रनामा कौन कर सकता है? बोले सर धनंजय कर सकते हैं। तो कहने का आशा ये सभी धनंजय द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है ना। आगे जो अगले आलोचक आप देख रहे हैं नंदकिशोर नवल जी हैं, और इनकी आलोचना है कविता की मुक्ति 1980 में, हिंदी आलोचना का विकास 1981 में, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र 1982 में, शब्द जहाँ सक्रिय है 1984 में, यथा प्रसंग 1992 में, मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना 1993 में, और समकालीन काव्य यात्रा 1994 में, दृश्यालेख 1995 में, निराला कृत से साक्षात्कार 2 भाग है 1997 में और 2000 में, ठीक है ना। अगला है रचना का पक्ष वर्ष 2000 में, शताब्दी की कविता 2001 में, पार्श्व छवि 2002 में, निराला काव्य की छवियाँ 2002 में, और कविता पहचान का संकट 2006 में, और अंतिम है तुलसीदास। अब इन सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो किशोर यहाँ से ले लीजिए, नंद किशोर को हम लोग हमेशा किशोर ही कहते हैं। अब किशोर क्या कर सकता है? बोले सर किशोर तो सब कुछ कर सकता है ना। कविता की मुक्ति किशोर कर सकता है, हिंदी आलोचना का विकास एक किशोर ही कर सकता है, प्रेमचंद के सौंदर्य शास्त्र की आलोचना एक किशोर ही कर सकता है, शब्द जहाँ सक्रिय है वहाँ किशोर है ना। शब्द सक्रिय कहाँ? बोले किशोर ही कह सकता है। आगे यथा प्रसंग किशोर आ सकता है, कोई प्रसंग छेड़िए वहाँ पर किशोर आ सकते हैं। और मुक्तिबोध का ज्ञान और संवेदना किशोर ही कर सकता है, समकालीन काव्य यात्रा किशोर कर सकता है, दृश्यालेख किशोर कर सकता है, निराला कृत से साक्षात्कार 2 भाग है और दोनों भाग किशोर कर सकता है, रचना का पक्ष किशोर कर सकता है, शताब्दी की कविता किशोर पढ़ सकता है, और पार्श्व छवि की बात करें तो एक किशोर पार्श्व छवि दिखा सकता है या दिख सकता है। निराला काव्य की छवियाँ किशोर कर सकता है। और कविता के पहचान का संकट, कविता पहचान का संकट कौन? बोले किशोर है। किशोर क्या करता है? कविता के पहचान सकता है। और तुलसीदास के बारे में किशोर खुलकर कह सकता है, या तुलसीदास की आलोचना एक किशोर ही कर सकता है। तो इस प्रकार से किशोर को लगा करके आप इन सभी जो आलोचनाएं हैं उसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगले आलोचक हैं मैनेजर पांडे जी, और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना है साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 में, शब्द और कर्म 1981 में, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989 में, भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य 1993 में, आलोचना की सामाजिकता 2005 में, और अनभय सांचा 2012 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो एक क्लू बना लीजिएगा कि मैनेजर, है ना। देखे होंगे मैनेजर जो भी होता है, जो मैनेजिंग करता है उसे हम लोग मैनेजर कहते हैं। प्रबंधक क्या कर सकता है? बोले साहित्य और इतिहास की दृष्टि, सही दृष्टिकोण या दृष्टि की आलोचना मैनेजर कर सकता है। तो साहित्य और इतिहास की दृष्टि की आलोचना मैनेजर करता है। शब्द और कर्म की आलोचना 81 आलोचना कर देता है मैनेजर। कह रहे हैं शब्द और कर्म की, क्या आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, तो शब्द और कर्म की आलोचना कौन करता है? एक मैनेजर करता है, ठीक है ना। और साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, तो समाजशास्त्र की भूमिका की, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका की आलोचना मैनेजर करेगा। भक्ति आंदोलन और सूर काव्य की आलोचना मैनेजर करता है। और कह रहे हैं कि आलोचना की सामाजिकता
आलोचना की सामाजिकता कौन? बोले एक मैनेजर समझता है। तो मैनेजर क्या करता है? आलोचना की सामाजिकता को समझता है। और अनभय साँचा कौन? बोले मैनेजर क्या करता है? अनभय की साँचा की आलोचना करता है। या अनभय साँचा की आलोचना कौन कर सकता है? तो मैनेजर पांडे कर सकता है। तो यहाँ से दिमाग में बैठाइएगा, मैनेजर साहित्य और इतिहास की दृश्य की आलोचना, शब्द और कर्म की आलोचना कर सकता है। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका की आलोचना मैनेजर कर सकता है। भक्ति, आनंदन और सूर काव्य की आलोचना मैनेजर कर सकता है। और आलोचना की सामाजिकता की आलोचना केवल मैनेजर कर सकता है। अनभय साँचा की आलोचना मैनेजर कर सकता है। बस दिमाग में से रखिएगा, ठीक है ना। आगे है शंभुनाथ जी, और शंभुनाथ जी के द्वारा लिखी गई आलोचना है दिनकर की कुछ पुनर्विचार 1976 में, साहित्य और जनसंघर्ष 1980 में, तीसरा यथार्थ 1984 में, मिथक और आधुनिक कविता 1985 में, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल 1988 में, प्रेमचंद का मूल्यांकन 1988 में, दूसरे नवजागरण की ओर 1993 में, और धर्म का दुखांत 2000 में, हिंदी नवजागरण और संस्कृत 2004 में, और सभ्यता से संवाद 2008 में। अब इन सबको कैसे एक ट्रिक में समेटा जाए, तो यहाँ से लीजिए शंभु, हर हर शंभु, है ना। तो शंभु क्या कर सकते हैं? बोले सर दिनकर कुछ पुनर्विचार की आलोचना, दिनकर के कुछ पुनर्विचार की आलोचना कौन? बोले शंभु कर सकते हैं, ठीक है ना। साहित्य और जनसंघर्ष को शांत कौन कर सकता है? हर हर शंभु कर सकते हैं। कि साहित्य के लिए जनसंघर्ष जो हो रहा है उसको ठीक शंभु कर सकते हैं। तीसरा यथार्थ, है ना, देखे होंगे तीसरा नेत्र, तो तीसरा यथार्थ तीसरा नेत्र किसका? बोले सर तीसरा यथार्थ और तीसरा नेत्र तो शंभु का है। मिथक और आधुनिक कविता, ढेर सारे मिथक आपने सुने होंगे शंभु जी को लेकर, और आधुनिक कविता भी लिखी गई है शंभु पर। तो मिथक और आधुनिक कविता किसके ऊपर लिखी गई? बोले सर मिथक और आधुनिक कविता तो शंभु जी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है ना। बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती में और रामचंद्र शुक्ल क्या है ना, तो बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती शंभु जी करते हैं, शंभु जी, ठीक है ना। आगे बात हम लोग करें कि प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन शंभु ही कर सकते हैं, शंभु, ठीक है ना। दूसरे नवजागरण की ओर शंभु ले जा सकते हैं। धर्म के दुखांत शंभु कर सकते हैं। धर्म के दुखांत, बोले धर्म का दुखांत शंभु कर सकते हैं। और हिंदी नवजागरण और संस्कृत की आलोचना शंभु कर सकते हैं। और सभ्यता से संवाद शंभु कर सकते हैं, शंभु कर सकते हैं। बस इसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। बात थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे करें, शिवदान सिंह चौहान ने सन 1946 में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा है कि संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजवाद के विरुद्ध टिप्पणी की है। तो कहने का आशय ये है कि 1946 में, है ना, एक लेख था साहित्य परख, किसने लिखा था? शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखा था। क्यों लिखा था? कि विजयी विश्व तिरंगा को किसने महान कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा कह दिया था, किसने? रामविलास शर्मा जी ने कह दिया था। तो इनके विरोध में इन्होंने कह दिया था कि संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजवाद के विरुद्ध टिप्पणी कर दी थी। तो ऐसा इन्होंने किया था, थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। और डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्वंसात्मक आलोचना किसको? बोले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप दिमाग में रखिएगा, और इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी आलोचक और उनकी आलोचना को आप याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।